Okay students, let's start with new chapter which is audit planning. तो ऑडिट प्लानिंग में देर आर थ्री ISS इंक्लूड व्हाट? ISA 300, ISA 240 एंड ISA 250. ठीक है, स्टार्टिंग विद ISA 300 विच इज ऑडिट प्लानिंग. तो ISA 300 में देखो ऑडिट प्लानिंग करके ऑडिट प्लानिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. ऑडिट प्लानिंग का मतलब क्या होता है बेसिकली? देखो आप लोग ACCA की एग्जाम दे रहे हो, राइट? अब ACCA की एग्जाम देने के लिए आपको ऐसा तो करना पड़ेगा ना, कुछ प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, कुछ स्ट्रैटेजीज तो बनानी पड़ेगी. बिना स्ट्रैटेजी, देखो एक चीज़ मैंने सुनी थी लाइफ में और मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी, दैट इफ़ यू आर फेलिंग टू प्लान, यू आर बेसिकली प्लानिंग टू फेल. ठीक है, बहुत गहरी बात है. इफ़ यू आर फेलिंग टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल. ठीक है, तो ऑडिट में भी क्या होता है, प्लानिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. ISA 200 करके एक ISA होता है जहाँ पे बोलते हैं द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू कंप्लाई विथ ऑल द ISS. ठीक है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू कंप्लाई विथ ऑल द ISS. ठीक है, अब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटर का कि सारे ISS के साथ उसने कंप्लाई करना है. और ISA 300 बोलता है प्लानिंग, मतलब प्लानिंग के साथ भी कंप्लाई करना है. मतलब ऐसा नहीं है कि प्लानिंग कोई ऑप्शनल चीज़ है. ठीक है, यहाँ पे आप प्लानिंग को ऑप्शनल नहीं रख सकते. प्लानिंग इज द पार्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स दैट यू नीड टू फॉलो. इनफैक्ट द वेरी फर्स्ट ऑडिट प्रोसीजर इज प्लानिंग. ठीक है, प्लानिंग में आप लोग क्या कर रहे होते हो? देखो आपका लाइफ गोल है कि आपको ACCA बनना है, इसलिए आप लोग यहाँ हो, इसलिए आप लोग मुझे देख रहे हो, इसलिए आप लोग ये लेक्चर्स कर रहे हो, राइट? आपका ऑडिट का लाइफ का गोल है कि आपको क्या करना है? ACCA क्लियर करना है. ACCA क्लियर करने के लिए आप लोग क्या करते हो? सबसे पहले तो ये ACCA क्लियर करना, ये आपका बन गया लाइफ गोल. दिस इज व्हाट योर लाइफ स्ट्रैटेजी. दिस इज वेयर यू वांट टू रीच, दिस इज योर विजन. यहाँ पे हमें पहुंचना है ना? ये हमारी क्या है? स्ट्रैटेजी है कि वी हैव टू अचीव, वी हैव टू बिकम ACCA बाय द एज ऑफ 23, वॉट एवर, 23, 24 मैक्सिमम, है ना? जो भी है, ज़्यादा भी लग सकती है, कम भी लग सकती है, बट कि ये एज तक हमें बनना है क्या? ACCA. ये एज तक हमें फिर करनी है शादी, ये एज तक फिर हमें करनी है फैमिली प्लानिंग, और ये एज में हमें होना है रिटायर. ये आपकी लाइफ का, दिस इज हाउ यू विजुअलाइज योर लाइफ. अब ये सारी चीज़ें अचीव करने के लिए आप छोटे छोटे टर्म्स बनाते हो, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो, राइट? उन ऑब्जेक्टिव्स के लिए तुम लोग क्या करते हो? प्लानिंग कर रहे होते हो कि सबसे पहले ACCA करना है. ये तो स्ट्रैटेजी है. करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेली के इतने आवर्स पढ़ाई करने पड़ेंगे. पहले ये सब्जेक्ट हम देंगे, फिर ये सब्जेक्ट हम देंगे, फिर ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, सब कर लेंगे, दुनिया जीत लेंगे, जो भी है. ठीक है, तो आप लोग क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हो. तो और फिर वो प्लान कर लिया आपने कि ठीक है, नेक्स्ट अपकमिंग जून एग्जाम्स में हमें देनी है ऑडिट की एग्जाम. दिस इज योर प्लान. वो प्लान को अचीव करने के लिए फिर आप और माइन्यूट डिटेल्स में जाते हो, और ज़्यादा लेवल पे, स्पेसिफिक लेवल पे जाके क्या करते हो? गोल्स बना के रखते हो कि ठीक है, अगर हमें जून में एग्जाम्स क्लियर करना है तो बाय द मंथ ऑफ मई हमारा पूरा सिलेबस हो जाना चाहिए पढ़ के, एक बार तो हो ही जाना चाहिए. फिर मे बी मई में हमारा सब कुछ पढ़ के हो जाएगा. मई मिड तक हम लोग क्या दे देंगे? सारी मॉक दे देंगे. मई एंड तक हमारी वापस से एक बार रिवीजन हो जाएंगी, और फिर जून में हम लोग क्या दे देंगे? एग्जाम दे देंगे. तो आपने इतना स्पेसिफिक तरीके से क्या बना रखा है? गोल्स बना रखे. अब ऑडिट की लैंग्वेज में जो आपकी लाइफ के स्ट्रैटेजी है ना, उसे हम बोलते हैं ऑडिट स्ट्रैटेजी. मतलब whenever you are entering into audit field, आप लोग ऑडिट फील्ड में एंटर करने के बाद में क्या करोगे? सबसे पहले देखोगे कि आपको किसी कंपनी का ऑडिट करना है, उस कंपनी का ऑडिट कब तक हो जाना चाहिए. ठीक है, कब तक हो जाना चाहिए, मतलब बेसिकली इफ यू आर डूइंग ऑडिट ऑफ XYZ कंपनी, तो XYZ कंपनी का ऑडिट मे बी सितंबर एंड तक हमें खत्म करना है. ये क्या है? आपकी स्ट्रैटेजी. सितंबर एंड तक खत्म करने के लिए हमें कम से कम 1 महीने पहले, मतलब अगस्त एंड तक हमारा सब कुछ एक बार क्या हो जाना चाहिए? सारी ऑडिट प्रोसीजर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए. उसके बाद में मे बी फर्स्ट डे ऑफ सितंबर से लेके 30 सितंबर तक हम लोग क्या करेंगे? फिर हम लोग जो हमने ऑडिट प्रोसीजर्स बना लिए उसको हम लोग क्या करेंगे? रिव्यू करेंगे. कुछ चेंजेस की ज़रूरत है तो वो करेंगे. कोई एडिशनल एविडेंसेस, अगर हमें लग रहा है कि कुछ एविडेंसेस कम पड़ रहे तो और एडिशनल एविडेंसेस वगैरह करेंगे, और ऑडिट रिपोर्ट पे वर्क करेंगे. ठीक है, ऐसे आपने क्या कर लिया? प्लान बना लिया. अब वो प्लान अगस्त तक तो ऑडिट की सारी प्रोसीजर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए. ये आपका क्या है? प्लान.
वो प्लान को अचीव करने के लिए फिर आप लोग क्या करते हो, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाते हो, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करते हो. शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव एज इन व्हाट, आप लोग फिर ये करोगे कि ठीक है अगस्त तक हमें ऑडिट खत्म करना है, ये तो हम अगस्त तक हमें सारे ऑडिट प्रोसीजर्स खत्म करने हैं, ये तो है हमारी प्लानिंग. वो प्लानिंग अचीव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मे बी पहले 2 हफ्ते में हम लोगों को पूरा रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस क्लोज करना है, सारे रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस की वेरिफिकेशन क्लोज करनी है. फिर उसके बाद में हमें सारा ये क्लोज करना है, एक्सपेंसेस वाला एरिया क्लोज करना है. फिर हमें ये टाइम तक हमारे एसेट्स चेक हो जाने चाहिए, ये टाइम तक हमारा इन्वेंट्री काउंट हो जाना चाहिए, ये टाइम तक वगैरह वगैरह करके आप लोग क्या करते हो, छोटी छोटी क्या करते हो, और भी ज़्यादा गोल्स, वेरी स्पेसिफिक गोल्स बनाते हो. इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑडिट प्रोग्राम. एक ओवरव्यू आ गया, हमें ये चैप्टर में पढ़ना क्या है. ये चैप्टर में बेसिकली वी हैव टू रिवाइज कि ऑडिट प्लान क्या होता है, ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या होती है, और ऑडिट प्रोग्राम्स किसे बोलते हैं. ठीक है, अब वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, पर आई होप यू आर क्लियर विथ व्हाट वी वांट टू कंप्लीट इन दिस चैप्टर. ऑडिट स्ट्रैटेजी इज अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट. उसमें सब कुछ आप लोग क्या कर रहे हो, बहुत ब्रीफली डिस्कस कर रहे हो कि हमें करना क्या है, कब तक काम खत्म होना चाहिए, कितना काम खत्म होना चाहिए, कैसे खत्म होना चाहिए. ऑडिट प्लानिंग में आप थोड़े ज़्यादा स्पेसिफिक होते हो, और ऑडिट प्रोग्राम में यू आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट नीड्स टू बी डन टिल व्हेन, और कौन सी प्रोसीजर्स लगानी, कैसे लगानी, कौन कौन देखेगा, कितने टाइम तक खत्म करेगा, एवरीथिंग वेरी डिटेल्ड इट इज. ऑडिट प्रोग्राम इज वेरी डिटेल्ड एंड वेरी स्पेसिफिक. ऑडिट प्लान एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्रोग्राम. मतलब स्ट्रैटेजी अचीव करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, वो प्लानिंग में हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम को इनकलकेट करेंगे. सो इट इज एक्टिंग एज एन ब्रिज, एंड देन ऑडिट स्ट्रैटेजी इज बेसिकली व्हाट द अल्टीमेट, व्हाट कैन वी से, गोल दैट यू वांट टू अचीव. ठीक है, ये समझ में आ गया. अब देखो ऑडिट प्लानिंग के लिए ISA 300 बोलता है, ऑडिट प्लानिंग के लिए हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं. ISA 300 में हमें देखना है कि ऑडिटर शुड प्लान हिज वर्क टू इनेबल हिम टू कंडक्ट एन इफेक्टिव ऑडिट इन एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर. दूसरा, प्लान शुड बी बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस. आप कोई भी बिजनेस का ऑडिट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले प्लान बनाना है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए बिजनेस क्या सामने वाले का. अब सामने वाले का बिजनेस है कंस्ट्रक्शन का, तुम प्लानिंग कर रहे हो मेडिकल सेक्टर के हिसाब से, ऐसे थोड़ी होगा. ऐसे तो फिर तुम गलत प्लानिंग कर रहे हो, है ना. सो यू शुड फर्स्ट नो कि क्लाइंट का बिजनेस क्या है, उस हिसाब से तुम लोग क्या करोगे, प्लानिंग करोगे. एंड लास्ट में प्लान शुड बी फर्दर डेवलप्ड एंड रिवाइज एज एंड व्हेन नेसेसरी. सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज. देखो प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव प्रोसेस, वो चलते रहती है जब तक ऑडिट खत्म नहीं हो जाता. जब से ऑडिट शुरू होता है तब से लेके जब तक ऑडिट खत्म नहीं हो जाता, तब तक आप लोग प्लानिंग को चेंज करते रह सकते हो. ये नहीं करना है कि मैंने शुरू में ये प्लान बनाया था, जैसे कि लाइफ में भी यही होता है ना यार. आपने सोचा था कि 23 की एज तक मुझे ACCA बनना है, 27 की एज तक आई विल गेट मैरिड, ठीक है, 40 की एज तक आई विल हैव सो मच मनी दैट आई कैन रिटायर. ये आपकी लाइफ की स्ट्रैटेजी थी, आपको ये करना था. पर अगर आप नहीं कर पाए तो फिर थोड़ी ना सुसाइड कर लोगे, खत्म कर दोगे जिंदगी, मैं नहीं कर सकता कुछ, मैं जिंदगी में फेल हो गया, ये ऐसे थोड़ी होता है यार. फिर आप लोग क्या करते हो, प्लान चेंज करते हो. ठीक है, अभी नहीं हुआ, एक और अटेम्प्ट देके देखते हैं, शायद हो जाए, है ना. तो यू कीप ऑन चेंजिंग प्लान. की ये है कि मैंने शुरू में एक प्लान बनाया था, मैं उसी पर रिजिड रहने वाला हूँ, आई विल नॉट चेंज इट फॉर एनीबडी. यू डोंट डू दैट इन लाइफ एंड इन ऑडिट. ठीक है, सो प्लानिंग नीड्स टू बी चेंज एज एंड व्हेन नीडेड. इफ यू फाउंड आउट कि ठीक है हमने ये प्लानिंग की थी, बट अब देर इज सर्टन सर्कमस्टांसेस जहाँ पे हमें लगा था कि इस चीज को चेक करने के लिए प्रोबेबली 2 दिन बहुत है, बट यू फाउंड आउट समथिंग ना, यू फाउंड आउट मे बी अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. तुम्हें कोई मिसस्टेटमेंट दिख गई, तुम्हें लग रहा है कि भाई ये तो हाई रिस्क एरिया लग रहा है मुझे. पहले तो I didn't think this would be in a high risk area, but now I think that this is a high risk area. It needs to be checked in more detail. तो change the plan. 2 की जगह 3 दिन लो, 4 दिन लो, but compromise नहीं करनी है तुम्हें ऑडिट में. Okay, you don't have to compromise in the audit quality. ठीक है, so that is one thing about ISA 300. ISA 300 very specifically says that planning needs to be changed as and when needed. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव समझा ISA 300 का क्या है. फर्स्ट थिंग दैट ऑडिटर शुड प्लान हिज वर्क. शुड जरूरी है करना प्लान. ठीक है, इट्स नॉट कैन प्लान द और मे प्लान. It is auditor should plan his audit work because as per ISA 200
an auditor is required to comply with all the ISS. ठीक है, तो auditor should plan his work in order to ensure that audit is done efficiently and within time. The planning can be changed as and when needed, and planning should be based on knowledge of client's business. These are the objectives of ISA 300. अब ये objectives तो है, benefits क्या है audit planning के? देखो इसकी एक मेमोरी टेक्निक है, CA साइड. CA साइड, C stands for what? नहीं, सही नहीं समझे आप. C stands for something else. C stands for coordination. C stands for coordination with other auditors and the expert. अदर ऑडिटर्स एंड द एक्सपर्ट. तो कोऑर्डिनेशन होता है प्लानिंग में. अदर ऑडिटर्स मतलब एक कॉन्सेप्ट बहुत आगे चल के आएगा, दैट इज जॉइंट ऑडिटर. सुना है आपने जॉइंट ऑडिटर, जहाँ पे आप लोग अदर ऑडिटर्स के साथ मिलके, यू नो, इट्स काइंड ऑफ, there is not a single auditor who will be doing audit. It is a joint auditors process. Like basically you will be assigned along with another auditor. There will be 2 or 3 auditors working on same client business. There can be many reasons. One of the most common reasons is कि बहुत giant company है, तो एक अकेला auditor कैसे संभालेगा. तो वहाँ पे हम 2-3 auditors को हम लोग काम दे सकते हैं. तो anyway, that's not the part of ISA 300. But ISA 300 क्या बोलता है कि C stands for coordination. क्या है? Coordination. C stands for coordination between auditors and the experts. A stands for what? Appropriate attention to important area. जब आप लोग प्लानिंग कर रहे होते हो, whenever you are planning, you have to, प्लानिंग प्रोसेस में ही आप लोग सोच लो कि इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से हैं और उनको कितना टाइम देना है. सो फॉर एग्जाम्पल यू थिंक रेवेन्यू इज अ हाई रिस्क एरिया, तो उसको ज़्यादा टाइम अलॉट कर दो, बिकॉज इट इज अ हाई रिस्क एरिया ना, एंड इट नीड्स प्रॉपर अटेंशन. अप्रोप्रिएट अटेंशन देनी है तुम्हें वो, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है और हाई रिस्क भी है, तो उसको ज़्यादा टाइम दो. आपको लग रहा है कि कोई एक चीज़ है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस मे नॉट रिक्वायर दैट मच एफर्ट्स, उसको कम टाइम दो. ठीक है, ये सब कुछ प्लानिंग में ही कर लो. प्लानिंग प्रोसेस में यू हैव टू प्लान ऑल दिस थिंग. व्हाट, तो सबसे पहला बेनिफिट क्या होता है, दैट प्लानिंग करने के टाइम पे आप लोग ये चीज़ का ख्याल रखते हो कि हम लोग कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे अदर ऑडिटर्स के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ. दूसरा, हम लोग कितना अटेंशन दे रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ अटेंशन नीड्स टू बी गिव टू व्हाट एरिया. सो अप्रोप्रिएट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज. S stands for what? Selection of team members. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो जब आप लोग ऑडिट कर रहे होते हो तो आपको पता होना चाहिए ना, एक चीज़ पता है आप लोगों को, जैसे आप लोग आज ऑडिट कर रहे हो और आप लोग एज अ फ्रेशी ज्वाइन हुए हो, ठीक है, आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन हुए हो किसी कंपनी में. नाउ यू हैव नो एक्सपीरियंस but you joined as an auditor. Maybe you are into internship. Let's assume you are doing internship at some place and you have joined as an intern in that place and you don't have audit experience yet. तुमने ऑडिट नहीं कर रखा और तुम्हें वो दे रहे एकदम हाई लेवल का काम करने के लिए, ये तुम देख लो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी. अरे तुम हमें बताओ तो सही ना करना क्या है, हमें पता ही नहीं करना क्या है, आप हमें इतना बड़ा काम दे रहे हो. ऐसे थोड़ी होना चाहिए ना. सो प्रॉपर टीम मेंबर्स, कौन सा काम कौन करेगा, who needs to do what, कौन से मेंबर्स को सिलेक्ट करना है टीम में. सोचो सारे जूनियर्स मिलके एक अच्छी बड़ी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं. एक कंपनी है हॉगवर्ट्स लिमिटेड फॉर एग्जांपल. ओके, हॉगवर्ट्स लिमिटेड इज अ कंपनी और बहुत बड़ी कंपनी है, और उस कंपनी का ऑडिट सब उन्होंने दे दिया फर्स्ट ईयर इंटर्न्स को, सारे फ्रेशर्स को. कैसे होगा ना, कोई तो चाहिए रहेगा ना. मतलब टीम सही से सिलेक्ट करो तुम लोग, प्रिपेयर प्रॉपर टीम की. ठीक है, थोड़े बहुत काम भले ही हम लोग जूनियर्स से करवा लेंगे, बट जो हाई रिस्क एरियाज है वो भी सीनियर्स करेगा. एक बार रिव्यू करेगा मैनेजर, फिर लास्ट में ऑथरिंग जो भी साइनिंग अथॉरिटी है दे विल साइन. तो ऐसे करेक्ट सिलेक्शन ऑफ टीम मेंबर, ये भी हम लोग प्लानिंग के टाइम पे कर लेते हैं. तो that is one of the benefits of planning. I stands for identifying and resolving potential problems. शुरू में ही आप लोग प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर लोगे तो अच्छा रहेगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आप एक बहुत कंस्ट्रक्शन सेक्टर का ऑडिट कर रहे हो. आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर की फॉर एग्जांपल यू हैव नो नॉलेज, यू हैव नो प्रीवियस एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स ऑडिट. तो आप लोग क्या करोगे, स्टार्टिंग में आपको पता है कि प्रॉब्लम क्या है, यू हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम, तो उस हिसाब से आप लोग सोल्यूशन भी ढूंढना शुरू कर दोगे. मे बी यू विल एंगेज एन एक्सपर्ट विथ योर सेल्फ हु विल गाइड यू, है ना. सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स विच इज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग इज कि शुरू में ही तुम्हें पता, तुम लोग एक काइंड ऑफ आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये प्रॉब्लम शायद कल चल के आ सकती है, तो उसके सॉल्यूशंस भी आज ही आप लोग सोच लेते हो. डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्शन सुपरविजन ऑफ टीम, डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ टीम्स एंड रिव्यू वर्क.
वो भी तुम लोग प्लानिंग स्टेज में ही देख लेते हो कि कौन सा काम, अगर ये काम सपोज आई एम द फ्रेशर, मैं अगर कोई काम कर रही हूँ तो मेरे ऊपर एक सीनियर को तुमने पहले ही असाइन कर रखा है कि ही विल रिव्यू माई वर्क और शी विल रिव्यू माई वर्क, वो भी आप लोग प्लानिंग स्टेज में कर लेते हो। एंड ई स्टैंड्स फॉर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट। ऑब्वियसली अगर आप लोग प्लानिंग सही से करोगे तो ऑडिट भी क्या हो जाएगा, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग? बेसिकली ऑडिट प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव ऑडिट प्रोसेस। हमेशा चेंज होती रहती है ऑडिट प्लानिंग, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतने टाइम तक आपने अगर शुरू में ऑडिट प्लानिंग कर ली तो आप फिर चेंज ही नहीं कर सकते, इतने टाइम तक तो प्लानिंग कंटिन्यू करनी ही पड़ेगी। वेन एवर नीडेड चेंज इट, ठीक है। इट स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस ऑडिट। मतलब सोचो आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 का ऑडिट कर रहे हो, 23-24 सपोज December 2024, not 23-24, for example you are doing audit of financial year ended December 2024, तो उसका ऑडिट समवेयर अराउंड जून तक खत्म हो गया, समझो जून या जुलाई तक उसका ऑडिट खत्म हो गया है। जून या जुलाई में फाइनेंशियल ईयर 25 शुरू हो चुका है, तो आप क्या करोगे, जून में 2024 का ऑडिट खत्म हो गया, जुलाई से ही आप लोग फाइनेंशियल ईयर 25 की प्लानिंग शुरू कर दोगे, ठीक है। सो इट स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर एंड ऑफ प्रीवियस ऑडिट एंड कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ करंट ऑडिट, ठीक है। तो ये देखो, अगर फाइनेंशियल ईयर 24-25 का ऑडिट कंप्लीट हुआ है सितंबर में, तो प्लानिंग प्रोसेस कब से शुरू हो जाएंगी, मे बी समवेयर अराउंड अक्टूबर या नवंबर दिसंबर में प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस ऑडिट एंड इट कंटिन्यूज टिल द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25-26 इज कंप्लीटेड। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कंप्लीट हुआ है अक्टूबर 2026 में, तो प्लानिंग कब सीज होंगी, अक्टूबर 2026 में। एम आई क्लियर? ठीक है, तो चलती रहती है, शुरू पता नहीं है, बंद ही नहीं होती प्लानिंग, तो तुम लोग करना बंद ही नहीं कर सकते, लाइफ में भी और ऑडिट में भी करते रहो, ठीक है। जब भी जरूरत पड़ रही है चेंज करो ऑडिट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ की मैनेजमेंट, की टीम मेंबर्स एंड टी एंगेजमेंट, की करेक्ट भी नहीं करते हो तुम लोग, इन्वॉल्वमेंट ऑफ की मैनेजमेंट मेंबर्स इन प्लानिंग द ऑडिट, ठीक है। तो जब भी आप प्लानिंग कर रहे हो तो यू हैव टू एंश्योर कि सारे की मेंबर्स बैठ के प्लानिंग करें साथ में, पूरी एंगेजमेंट टीम होनी चाहिए, मतलब साइनिंग अथॉरिटी से लेके द जूनियर मोस्ट सब लोग बैठ के साथ में प्लानिंग करो। ऑफ कोर्स प्लान बनाने का काम पूरी टीम को साथ में करना होता है, ये नहीं कि सबसे ऊपर जो बैठा है वो पूरी प्लानिंग करेगा और बाकी सबको फॉलो करनी, नहीं, इट्स यू कैन इन्वॉल्व द की मैनेजमेंट एंड एज वेल एज द जूनियर्स, सब लोग मिल बैठ के प्लानिंग करेंगे, ठीक है। डिस्कशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग विद एंटिटीज, क्या लिखा है, एंटिटीज मैनेजमेंट, एंगेजमेंट टीम्स मैनेजमेंट नहीं, एंटिटीज मैनेजमेंट, जिसका आप ऑडिट कर रहे हो उनके साथ आप लोगों को क्या करना होता है, डिस्कस करना होता है ऑडिट प्लानिंग। यहाँ पे आप उनको ये नहीं बता रहे कि हम लोग क्या चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, ये आप बेसिकली यू आर डिस्कसिंग द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट, शॉर्ट में। मतलब आप उनको क्या बोलोगे कि देखो हम लोग ऑडिट ये टाइम तक शुरू करेंगे, सो दैट दे आर प्रिपेयर्ड, हम लोग ये टाइम तक शुरू करेंगे, हमें प्रोबेबली ये सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। आप ये नहीं बता, आप अपना पूरा डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो उन्हें, एंटिटी को, कि हम लोग आपके ये वाले इनवॉइसेस चेक करेंगे, इतना घुस के फिर हम लोग आपका ये भी चेक करेंगे कि आपने सही से अपनी प्रोसीजर्स अप्लाई किए कि नहीं, पेरोल ट्रांजैक्शंस आपने सही से रिकॉर्ड किया, हम लोग पेरोल की ज़्यादा डिटेल में टेस्टिंग करेंगे, ये सब नहीं बताना है एंटिटी को। क्या बताना है, बेसिकली यू हैव टू कीप देम रेडी कि देखो हम लोग ऑडिट स्टार्ट करने वाले हैं, ये इतने टाइम तक चलेगा, तो बी प्रिपेयर्ड। व्हाई बी प्रिपेयर्ड? एंटिटी का मेन फंक्शन है उनका बिजनेस रन करना, अब वो लोग अपना बिजनेस रन करेंगे, अब उनका काम है बिजनेस रन करना, वो उस पर ध्यान देंगे, उसके बीच में आप जा रहे हो हमें ये दो, हमें ये वाला इनवॉइस चाहिए, हमें ये वाला इनवॉइस चाहिए, एंड दे आर नॉट प्रिपेयर्ड, तो क्या हो जाता है कि उनका बिजनेस भी तो डिस्टर्ब नहीं करना है ना उन्हें, मेन तो है उनको उनका बिजनेस चलाना, ठीक है। ऑडिट हम लोग क्यों करवा रहे हैं, अश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए यूजर्स को, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमें अश्योरेंस देना है। एंटिटी यहाँ पे आपके साथ कोऑपरेट करना ही पड़ेगा उनको, ऐसा नहीं कि वो नहीं करेगी, बट यू हैव टू डिस्कस विद देम थोड़ा बहुत कि हम लोग शुरू करने वाले इतने टाइम तक चलेगा, तो बी प्रिपेयर्ड सो दैट आप जो भी उनसे मांग रहे हो वो आपको टाइम पे दे दे, ठीक है। सो दैट यू हैव टू डिस्कस, यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट या ऑडिट क्वालिटी, आपने नहीं कॉम्प्रोमाइज करना, आप उनको सब कुछ बता दे रहे हो, ऐसे नहीं करना है। बस उनको बताना है कि हमें ये टाइम तक ऑडिट शुरू होने वाला है, ये टाइम तक चलेगा, इस बीच में हम आपको कुछ भी मांग सकते हैं, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड सो दैट वो बाद में किरकिर ना करें ना कि हम हमारा धंधा देखे, हम हमारा जॉब करें कि इनको दे,
सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ों के लिए यू हैव टू कीप देम प्रिपेयर्ड, तो उनके साथ आप डिस्कस कर लो, ठीक है। यू कैन डिस्कस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट क्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। अच्छा ये देखो, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग मतलब क्या, बेसिकली देखो प्लानिंग के ना दो मेजर एलिमेंट्स है। पहला है प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी और दूसरा है प्लानिंग एक्टिविटी। प्रीलिमिनरी का मतलब क्या होता है, एक वाइल्ड गेस लगाओ, प्रीलिमिनरी कितना ही नया वर्ड है। प्रीलिमिनरी यार पहले वाली शुरुआत की प्लानिंग है ना, शुरुआत की प्रोसीजर्स। तो शुरुआत में आप लोग क्या कर रहे होते हो, मतलब प्रीलिमिनरी एज द वर्ड सजेस्ट इज व्हाट, समथिंग डन बिफोर इवन द एक्टिविटी हैज स्टार्टेड। मतलब ऑडिट शुरू होने से पहले ही आपने कुछ हरकतें करनी है। कुछ हरकतें मतलब क्या करनी है, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज करनी है। कौन सी हरकतें करनी है वो भी मैं बता देती हूँ, पता नहीं क्या सोचोगे, खुद से सोचोगे तो प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट इंक्लूड्स व्हाट, देखो आप किसी कंपनी का ऑडिट करने वाले हो, यू आर गोइंग टू स्टार्ट एन ऑडिट ऑफ सम कंपनी। उसके पहले, ऑडिट शुरू होने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए ना, कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें हैं इस कंपनी में, ये चीज़ें आपको मतलब एक रफ आइडिया होना चाहिए कि हमें करना क्या है, करना है भी कि नहीं है, कर सकते हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ें, दिस आर कॉल्ड एज प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। आप लोग अभी ACCA परस्यू कर रहे हो, ACCA परस्यू करने से पहले आपने भी प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज कर रखी है, आपको पता नहीं है पर आपने कर रखी है, ठीक है। तुम्हें पता नहीं पर तुम हो क्या, स्मार्ट, यू आर वेरी स्मार्ट, यू हैव ऑलरेडी डन द प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी बिफोर इवन स्टार्टिंग ACCA। क्या किया था आपने, पता है, ACCA शुरू होने से पहले आपने पता किया था कि ACCA में करना क्या होता है, फिर आपने देखा था कर सकते हैं कि नहीं, और जब आप ACCA करना स्टार्ट करने वाले थे उसके पहले आपने ये भी पता कर दिया था कि प्रोसीजर्स क्या होती है ना, ये सब आपने पहले किया था, क्या करना होता है, कर सकते हैं कि नहीं, और क्या प्रोसीजर्स होती है, ठीक है। मतलब बेसिकली सिलेबस क्या है, हम इतने केपेबल है क्या, हमसे इतनी पढ़ाई हो पाएगी क्या, है ना, ये सारी चीज़ें आपने खुद की कॉम्पिटेंस चेक की थी। आपने पहले तो आपने ये चेक किया था कि ACCA करवाता क्या है, राइट, ACCA में करना क्या होता है, ये सब आपने पता किया कि ये सारी चीज़ें करनी होती है। ओहो, ऑडिट पढ़ना होता है, ऑडिट पढ़ना होता है, टैक्सेशन पढ़ना होता है, कॉर्पोरेट लॉ पढ़ना होता है, AFM पढ़ना होता है, SBR SBL ऐसे सारी चीज़ें पढ़नी होती है। तो मतलब नॉलेज तो अच्छी खासी मिलती है, एक्सपोजर भी बहुत मिल जाता है, क्योंकि ACCA बनने के बाद में तो बहुत मतलब लाइफ सेट है आगे की, है ना। इंटरनेशनल लेवल पे भी हम लोग जाके अपने आप के जॉब अप्लाई कर सकते हैं, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती है। तो आपने पहले ACCA के बारे में पता किया, ACCA में क्या क्या करना होता है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है, ये सब पता किया। फिर आपने क्या देखा होगा, फिर आपने देखा होगा लेकिन इतना टफ कोर्स है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, कर पाऊंगी कि नहीं, है ना। फिर आपने खुद की कॉम्पिटेंस टेस्ट की होंगी कि मेरे बस की है कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा इतना पढ़ना, या मेरे को करना पड़ेगा इतनी पढ़ाई, कुछ भी हो जाए मैं ACCA तो क्लियर करूंगा ही, ठीक है। तो आपने खुद की कॉम्पिटेंस चेक की। फिर लास्ट में आपने क्या किया, रजिस्ट्रेशन किया। ACCA स्टार्ट करने से पहले रजिस्ट्रेशन तो करोगे ना ब्रो, तो आपने रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है। यही आप लोग ऑडिट में करते हो। मैं बोल रही हूँ ना, ऑडिट को एवरी थ्योरी सब्जेक्ट बोल रखा है इन्होंने, ऑडिट बहुत प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल एज इन ये नहीं, मैं तुम लोग सोचोगे कि मैं ऑडिट के एग्जाम्पल दे रही हूँ रियल लाइफ से इसलिए प्रैक्टिकल, रियल लाइफ, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ऑडिट इज वेरी प्रैक्टिकल। यू लिटरली डू ऑडिट, तुम ऑडिट कर रहे हो तो तुम कभी पढ़ते हो ऑडिट पढ़ रहे हैं, ऑडिट करते हैं, है ना। सो ऑडिट इज वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, एवरी बदनाम कर रखा है, थ्योरी है बहुत पढ़ना पड़ता है, समझ जाओ, लर्न अपने आप हो जाएगा, ठीक है। एनीवे, तो प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में सबसे पहली एक्टिविटी क्या होती है, यू विल परफॉर्म द कंटिन्यूएंस एंड एक्सेप्टेंस एनालिसिस। सबसे पहले आपको ये पता करना है ना कि हम इस कंपनी का ऑडिट करने वाले हैं, पर ये कंपनी ऑडिट करने लायक है भी कि नहीं। मतलब कंपनी में ऐसा तो नहीं है कि की मैनेजमेंट जो है दे आर नॉट वर्किंग ऑनेस्टली, इंटीग्रिटी लैक करती है की मैनेजमेंट। अगर ऐसा है कि कंपनी के मैनेजमेंट ने ही फ्रॉड कर रखे हैं बहुत सारे, की मैनेजमेंट हमेशा आए दिन सुर्खियों में रहती है कि फ्रॉड हो गया, आज ये कंपनी में ये फ्रॉड हो गया, वो फ्रॉड हो गया, फिर ऐसी कंपनी का ऑडिट आप क्यों लेना चाहोगे ना। वाई वुड यू वांट टू एक्सेप्ट द ऑडिट ऑफ अ कंपनी जहाँ पे द की पीपल, द की ओनर्स आर नॉट वर्किंग एथिकली। तुम मत ही करो एक्सेप्ट,
ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हो कि तुम लोग एक्सेप्टेंस एनालिसिस करते हो। कंटिन्यूअस एनालिसिस कब करोगे? आपने पिछले साल भी उस कंपनी का ऑडिट किया है, इस साल भी वो लोग आपको ऑफर कर रहे हैं कि आप ही ऑडिट करो, पर पिछले साल आपने इतनी प्रॉब्लम झेली उस कंपनी में, मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है आपको, मैनेजमेंट आपको टाइम पे सारी एविडेंसेस नहीं दे रहा, मैनेजमेंट आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, जो एविडेंसेस दिए दोस एविडेंसेस टर्न आउट टू बी फेक एविडेंसेस, है ना, इन्फ्लिट्रेट फॉर्ज सिग्नेचर्स है, इन्फ्लिट्रेटेड एविडेंसेस है। तो वहां पे आप सोचोगे कि भाई इसके साथ नहीं कर सकते हम लोग कंटिन्यू, ठीक है, बिकॉज ethical requirements ही कम, मैनेजमेंट आर नॉट वर्किंग एथिकली, व्हाई वुड वी वांट टू कंटिन्यू विद देम। तो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस एनालिसिस करते हो आप लोग, जहाँ पे आप लोग चेक करते हो कि वेदर मैनेजमेंट, द की प्रिंसिपल ओनर्स ऑफ द कंपनी आर वर्किंग एथिकली और नॉट, वेदर दे लैक इंटीग्रिटी, इफ यस प्रोबेबली इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू कंटिन्यू विद देम, ठीक है। नेक्स्ट यू डू व्हाट इज, यू चेक योर ओन कॉम्पिटेंस, हम कैपेबल है क्या, हमारे पास इतने इनफ रिसोर्सेस है क्या, हम इतनी बड़ी कंपनी का ऑडिट लेना चाहते हैं पर हमारे पास रिसोर्सेस ही इतने नहीं है, हम लोग टाइम पे कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे ऑडिट, तो एक्सेप्ट ही मत करो ना, एक्सेप्ट भी क्यों कर रहे हो, ठीक है। सो यू चेक योर ओन कॉम्पिटेंस। उसके अलावा यू चेक कि भाई इतनी बड़ी कंपनी है और हम अभी अभी न्यूली कमेंस फर्म है, व्हाट इफ कि हमारा इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो रहा है, व्हाट इफ दे क्रिएट द थ्रेट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन अस, क्या पता हमारे किसी एक एम्प्लॉय को उन्होंने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे के फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे दिए, तो हो सकता है हमारे बीच में ऑब्जेक्टिविटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, और अगर ऐसा होने के चांसेस है ना तो मत करो एक्सेप्ट। इफ़ देर आर थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, तो ऐसे नहीं कि एकदम से मना कर दो, इफ़ देर आर थ्रेट टू इंडिपेंडेंस ट्राई टू फर्स्ट आइडेंटिफाई कि किन किन कारण के कारण हमारे इंडिपेंडेंस को थ्रेट्स हो सकता है, फिर ट्राई टू आइडेंटिफाई कि हम कोई पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ब्रीच कर रहे हैं क्या कि जिसके कारण ये थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस है, और अगर हम लोग की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इतने स्ट्रांग है ही नहीं कि हमारा इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो सके, तो ट्राई टू ऐसा कोई एक्शन लो, ट्राई टू क्रिएट एन एनवायरमेंट, ट्राई टू क्रिएट द सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस, ताकि आपका इंडिपेंडेंस भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो। पर अगर ये तीनों नहीं हो पा रहा है तो डोंट एक्सेप्ट द ऑडिट, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, देन यू ट्राई टू assess that what are the policy and procedure breaches because of which there is threat to independence, and last में try to create the safeguards, है ना, ऐसे कोई actions लो to eliminate the threat। पर अगर ये तीनों नहीं हो पा रहा है तो आइडियली इट इज सजेस्टेड डोंट कंटिन्यू, यार मत करो। आपका इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि यूजर्स आर ट्रस्टिंग ऑन यू, एंड इफ यू आर नॉट एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली, इफ यू आर नॉट इंडिपेंडेंट इन योर सेल्फ, तो फिर डोंट एक्सेप्ट द ऑडिट, बिकॉज एथिकल रिक्वायरमेंट्स, ये जो प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ है ना, बाय द वे ये लोग हम लोग एथिक्स वाले चैप्टर्स में भी पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे ही तुम लोग ध्यान से सुन लो, क्योंकि वहाँ पे हम लोग ये चीज़ सिर्फ ऊपर ऊपर से एक बार रिवाइज कर लेंगे, या फिर प्रोबेबली वहाँ पे हम लोग इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि दिस इज एग्जैक्टली सेम प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी एथिक्स वाले चैप्टर में एग्जैक्टली एज इट इज़ है, ठीक है। तो एथिकल रिक्वायरमेंट्स भी हमें कहती है कि ये सारी चीज़ें कंप्लाई करो, और ISA 300 भी हमें कहता है कि ये सारी चीज़ों के साथ कंप्लाई करना है। सो अब दो लोग बोल रहे हैं मना तो नहीं करोगे तुम लोग, करना ही है, मैंडेटरी है ये करना, ऐसा नहीं है कि तुम लोग इसको बोल दो कि नहीं हम एथिकल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं करेंगे, करना है बेबी, करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इस्टेब्लिशिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट मतलब ACC में आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते हो, यहाँ पे भी आप लोग क्या करोगे, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट साइन करोगे। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में क्या क्या चीज़ें होती है, बेसिकली ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें आप लोग प्रॉपर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में आप लोग क्या करते हो, साइन करते हो। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब उसके लिए भी एक सेपरेट ISA है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी चीज़ों पे अग्री कर लोगे, वो हर चीज़ जो ऑडिट के लिए नेसेसरी है वो चीज़ें आपको कम्युनिकेट करनी पड़ती है, मैनेजमेंट को समझाना पड़ता है मैनेजमेंट को, और उसके बाद में आप लोग क्या करते हो, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट साइन करते हो। सो दिस आर द प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। नेक्स्ट एलिमेंट इज प्लानिंग एक्टिविटी। प्लानिंग एक्टिविटी में क्या करते हो आप लोग, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते हो, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते हो, और ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी के साथ आप लोग क्या करते हो, फिर प्लान डेवलप करते हो। सो इस्टेब्लिश एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड देन डेवलप एन ऑडिट प्लान। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी में मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आप क्या करते हो, स्कोप, टाइम एंड एक्सटेंट, नेचर ऑफ ऑडिट, डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, किस डायरेक्शन में हमें जाना है। जैसे लाइफ में आप क्या करते हो,
ये डायरेक्शन में हमें जाना है, ACCA करना है, फिर ये करना है, शादी करनी है, फिर उसके बाद में 40 की एज में रिटायरमेंट होना है। ये सब आपका क्या है, आपने यहाँ पे टाइम फ्रेम सेट कर रखा है, इस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ना चाहते हो लाइफ में। वैसे ही ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी में आप लोग क्या करते हो, वही करते हो। यू सेट द स्कोप, टाइम एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट प्लानिंग। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्या करो, स्ट्रैटेजी वाले स्टेज पे आप लोग क्या करते हो कि हमें देखो ये टाइम तक ऑडिट खत्म करना है, तो रिसोर्सेज के साथ खेलते हो। रिसोर्सेस में आपको 4 चीजें ध्यान में रखनी। पहला क्या है, डेप्लॉय अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स फॉर हाई रिस्क एरियाज। जैसे मैंने पहले बोला था, हाई रिस्क एरियाज के लिए एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स को भेजो, फ्रेशर्स को मत भेज दो तुम लोग। ठीक है, दूसरा, नंबर ऑफ टीम मेंबर्स असाइंड, कितने लोगों को असाइन करना है। इतना बड़ा ऑडिट है, 2 लोग मिलके थोड़ी खत्म करेंगे, प्रॉपर 10-20 लोगों की टीम लगेगी, तो नंबर ऑफ टीम मेंबर्स टू बी असाइंड। तीसरा, व्हेन द रिसोर्सेज आर टू बी डिप्लॉयड, कब रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना है, इंटरिम स्टेज पे डिप्लॉय करना है कि एंड। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक होता है, देखो इंटर्न्स या फिर फ्रेशर्स क्या करेंगे, सारा ऑडिट का जो भी वर्क है, ऑडिट वर्क है, वो लोग शुरू से उस चीज में इन्वॉल्व रहेंगे, सारा काम वो लोग शुरू से करना शुरू करेंगे। ठीक है, फिर एक जब आधे से ज्यादा काम हो चुका होता है, फिर क्या आता है, सीनियर आता है पिक्चर में। सीनियर आता है, सीनियर बोलता है कि तुमने ये सब कुछ कर लिया, ठीक है, उसको रिव्यू करेगा सीनियर, मैनेजर या सीनियर जो भी है, वो उसको रिव्यू करेगा कि ठीक है अभी तक तुमने ये काम किया, अच्छा मुझे दिखाओ क्या क्या काम किया। फिर तुम दिखाओगे मैंने ये काम किया, मैंने ये प्रोसीजर्स लगाया। फिर वो आपको गाइड करेगा कि नहीं इसको थोड़ा ऐसे भी चेक कर, इसके लिए एविडेंसेस, एक्स्ट्रा एविडेंसेस कलेक्ट करने की कोशिश कर, ट्राई टू परफॉर्म अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर दिस फ्यू थिंग्स। ठीक है, तो वो एक मे बी वो शुरू से नहीं इन्वॉल्व है, पर वो एक टाइम के बाद में डिप्लॉय हुआ है। फिर लास्ट में जब ये सब कुछ हो जाएगा और आपका रिव्यू वगैरह हो जाएगा, फिर लास्ट में आएगा साइनिंग पार्टनर, जो क्या करेगा, सिर्फ साइन करेगा आफ्टर रिव्यूइंग पूरा काम सही से हुआ है कि नहीं। तो वो मतलब बीच बीच में ऐसा नहीं है कि शुरू से ही ना, साइनिंग पार्टनर तो नहीं ना आके बैठेगा आपके बाजू में, चलो एक काम करते हैं, वाउचिंग करते हैं, सारे इनवॉइसेस बैठ के आपके साथ चेक करेंगे, ये काम थोड़ी करेगा साइनिंग पार्टनर। साइनिंग पार्टनर रिव्यू करेगा पूरा ऑडिट प्रोसीजर सही से लगा है कि नहीं, आपने ये सारी चीज़ें चेक किए थे क्या, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेगा। आपको हाई रिस्क एरियाज अगर कुछ आइडेंटिफाई हुए तो आपने क्या एक्शन प्लान लिया है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें रिव्यू करने के बाद में लास्ट में जब व्हेन ही इज सेटिस्फाइड कि ऑडिट सही से हुआ है और व्हेन ही इज सेटिस्फाइड कि सारे एस्पेक्ट्स कवर हो गए, फिर जाके वो साइन करेगा। ठीक है, पर वो लास्ट में आता है ना पिक्चर में, शुरू से तो नहीं कर रहा होता हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़, प्रिंट आउट भी वो निकाल रहा है, सबके साथ कम्युनिकेशन भी वो कर रहा है। ठीक है, तो रियल लाइफ में ऐसे करते हैं ना कि आप, एंड इट्स वेरी ओके, ऐसा नहीं है कि शुरू से ही आपको, इसलिए तो बोलते हैं ना ACCA को साइन करने के पैसे मिलते हैं, CA और ACCS को साइन करने के पैसे मिलते हैं, साइन करने के नहीं होते, बहुत बहुत हाई रिस्क एरियाज होते हैं जहाँ पे मतलब ऐसे नहीं होता कि सिर्फ साइन कर रहे हो तो वो बिना पढ़े, ऑब्वियसली दे चेक एवरीथिंग, उसके बाद में साइन करते हैं ये वाला। ठीक है, तो कब रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना है, कौन से स्टेज पे रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लास्ट में हाउ सच रिसोर्सेज आर मैनेज्ड, ये भी आप लोग क्या करते हो, स्ट्रैटेजी के टाइम पे ही बना लेते हो। इससे आपको क्या मिल जाती है, प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाती है कि कब तक ऑडिट करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कितना ध्यान देना है, कौन से एरियाज को, ये सब कुछ आप करते हो। ठीक है, तो छोटे मोटे काम पहले इंटर्न्स कर लेंगे, छोटे मोटे काम मतलब अच्छे खासे काम होते हैं, वो सारे काम कर लेंगे, उसको रिव्यू किया जाएगा, उसमें करेक्शंस किए जाएंगे मैनेजर्स के थ्रू। फिर मैनेजर्स ने जो चीज़ें चेक की है और ये की है, उसको वापस से करेक्शंस की ज़रूरत है, वो सब कुछ कौन देखेगा, फाइनल साइनिंग अथॉरिटी देखेगा, उसके बाद में साइन करेगा। समझ में आया, बहुत मेहनत का काम होता है ये, ऐसा नहीं होता है, एकदम ईजी नहीं होता है ये, बहुत it requires a lot of efforts and it requires lot of dedication and integrity and objectivity and confidentiality, मतलब हर ethical requirement से comply करना होता है। ठीक है, anyway, इंटरिम ऑडिट एंड फाइनल ऑडिट का डिफरेंस क्या है। देखो इंटरिम ऑडिट जैसे एज द नेम सजेस्ट, ये बीच में मतलब ऐसा है कि बीच तक का ऑडिट किया है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला था प्लानिंग, अगर फाइनेंशियल ईयर 24 का ऑडिट खत्म हो रहा है जून में, तो जुलाई या अगस्त में आप लोग प्लानिंग शुरू कर देते हो किसकी, फाइनेंशियल ईयर 25 की। तो इंटरिम ऑडिट क्या होता है बेसिकली कि आप जुलाई तक के ट्रांजैक्शंस, आपने अगस्त से प्लानिंग शुरू कर दी, तो जुलाई या अगस्त तक के ट्रांजैक्शंस को आप लोग चेक करना शुरू कर चुके होते हो कि जुलाई तक इतने ट्रांजैक्शंस हुए, चलो इतना तो हम लोग चेक कर ले ताकि लास्ट में हमारे ऊपर बर्डन ना है। फिर जैसे ही दिसंबर खत्म होता है ना, एज द ईयर एंड्स, उसके बाद में आप लोग फाइनल ऑडिट की तरफ बढ़ते हो कि फाइनल ऑडिट करते हैं। अभी तक इंटरिम ऑडिट हो गया, अब हम लोग फाइनल ऑडिट करेंगे। तो
उसका बेनिफिट क्या होता है? द फर्स्ट बेनिफिट इज कि टाइम आपका बचता है. टाइम बचता है एज इन आपने आधे से ज्यादा चीजें पहले से चेक कर रखी है. आपको आधी से ज्यादा चीजें आपने पहले से चेक कर रखी है, तो जब आप बची हुई आधी चीजें चेक करोगे तो उसमें उतना टाइम इन्वेस्ट नहीं होगा जितना आप एक साथ सारा काम करते तो होता. ठीक है, ऑब्वियसली जब आप फाइनल ऑडिट भी कर रहे होते हो तो ऐसा नहीं कि पहले का जो चेक कर लिया उसको छोड़ दिया, उसको भी आप लोग रीचेक करते हो, पर ठीक है उसमें कम ही टाइम लगेगा ना. फॉर एग्जाम्पल आपने आज फर्स्ट टाइम, अगर आप आज ये लेक्चर फर्स्ट टाइम एवर देख रहे हो, इससे पहले आपने पढ़ाई ही नहीं की, तो ऑब्वियसली आपको चाहिए रहेगा कि आप बार बार रिवाइंड करके देखो, बार बार आप लोग सारी प्रोसीजर्स को, मतलब बार बार आप लोग रीड करोगे, फिर डिटेल में बैठ के पढ़ोगे, तो पहली बार में तो बहुत टाइम लगेगा आपको, पर दूसरी बार जब आप रिवाइज करोगे तो कंपैरेटिवली थोड़ा कम टाइम लगेगा, तीसरी बार तक और भी कम टाइम लगेगा, है ना. वैसे ही ऑडिट में भी जब इंटरिम ऑडिट होता है तो आप लोग आधी से ज्यादा चीजें देख चुके होते हो. जब आप फाइनल ऑडिट तक पढ़ते हो, जब मतलब दिसंबर या ईयर एंड होता है, दिसंबर या 31 मार्च जो भी हम लोग ले लें, जब ईयर एंड होता है उसके बाद में जब आप लोग बचे हुए ट्रांजैक्शंस चेक कर रहे होते हो, तब बचे हुए ट्रांजैक्शंस के लिए तो उतना ही टाइम लगेगा, पर प्रीवियस ट्रांजैक्शंस को रीचेक करने में थोड़ा 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 इतना सा कुंजम कुंजम थोड़ा तो कम टाइम लगेगा ना. तो दैट इज द वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ इंटरिम ऑडिट एंड फाइनल ऑडिट. ठीक है, तो इंटरिम ऑडिट इट इज कंप्लीटेड टिल द लाइक पार्ट वे तक कंप्लीट होता है, हाफ ईयर तक का आप ऑडिट कर देते हो व्हेन हाफ ईयर इज कंप्लीटेड. फाइनल ऑडिट इट स्टार्ट्स आफ्टर द ईयर हैज एंडेड. नेक्स्ट पर्पस क्या होता है? इफेक्टिव प्लानिंग हो जाती है. आपको देखो जब आप इंटरिम ऑडिट कर रहे होते हो ना, तब हो सकता है आपको ये समझ में आ जाए कि कंट्रोल्स वीक है या कंट्रोल स्ट्रांग है, या फिर कोई एक्स्ट्रा वर्क की जरूरत पड़ेगी, या फिर आपकी प्लानिंग में कुछ चेंजेस की जरूरत है. ये सब आपको इंटरिम ऑडिट में समझ में आ जाता है ना. फॉर एग्जांपल यू स्टार्टेड द इंटरिम ऑडिट, आपको लग रहा है कि कुछ चीजें हैं जहाँ पे हाई रिस्क एरियाज है और यहाँ पे कंट्रोल्स भी वीक है, तो ज्यादा प्रोसीजर्स लगाओ. कंट्रोल्स अच्छे तो कम प्रोसीजर्स लगाओ. कंट्रोल्स काम ही नहीं कर रहे तो और ज्यादा प्रोसीजर्स लगाओ, है ना. कोई हाई रिस्क एरियाज है तो उधर ज्यादा काम करना पड़ेगा. आपको लग रहा था कि मैनेजमेंट बहुत स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो आपका प्लान चेंज हो जाएगा, आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा हर चीज के लिए. तो ये सारी चीजें होती है इंटरिम ऑडिट वर्क. तो इंटरिम ऑडिट वर्क क्या करता है? इवैल्यूएट करता है रिजल्ट्स. उसमें आप देखते हो कि कंट्रोल्स इफेक्टिव है, अगर इफेक्टिव है तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स को रिड्यूस करेंगे. ज्यादा काम हो चुका है तो फिर उस हिसाब से आप क्या करोगे? फाइनल ऑडिट का वर्कलोड भी आपका कम होगा, क्योंकि बहुत सब्सटैंटिव पोर्शन आपने कवर कर लिया है अभी इंटरिम में, तो फाइनल ऑडिट के टाइम पे थोड़ा वर्कलोड कम रहेगा. वीक कंट्रोल्स है तो आप क्या करोगे? सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स बनाओगे. ठीक है, अगर फाइनल ऑडिट में इम्पैक्ट क्या आएगा इसके कारण? इंटरिम ऑडिट अगर आपने कर रखा है तो फाइनल ऑडिट में क्या इम्पैक्ट आता है कि थोड़ा लेस और मोर वर्क डिपेंड्स अपॉन कि आप मतलब कितना काम हुआ है, उसके हिसाब से आप लोग काम को क्या कर सकते हो? लेस या मोर कर सकते हो. उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट ईजी हो जाता है और टाइमली कंप्लीट हो जाता है ऑडिट, सबसे मेन बात. ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट नीड टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हेन प्लानिंग द ऑडिट्स और एस्टैब्लिशिंग एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी. सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिफाइंस इट्स स्कोप, कि भाई क्या क्या एप्लीकेबल एफआरएफ क्या है बेसिकली. जैसे मतलब जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो, जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो, उस कंपनी के स्कोप में क्या क्या आता है, मतलब उस कंपनी को कौन से एप्लीकेबल एफआरएफ है, उस कंपनी की इंडस्ट्री स्पेसिफिक कुछ रिक्वायरमेंट है क्या, उस कंपनी का कोई इंडस्ट्री कोई स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है विच नीड्स टू बी फॉलोड. ये सब कुछ उस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग क्या करते हो? आइडेंटिफाई करते हो. तो यू आइडेंटिफाई द एप्लीकेबल एफआरएफ, बिजनेस सेगमेंट क्या है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है क्या, प्रीवियस एविडेंसेस को यूज करना है क्या. ठीक है, प्रीवियस एविडेंसेस को यूज करना है क्या, मतलब बेसिकली ये नहीं कि पिछले साल जो एविडेंसेस ऑब्टेन हुए थे उसको आप ऐसे कैसे यूज करो, पर पिछले साल कुछ एविडेंसेस ऑब्टेन हुए थे जिसके कारण यू आर थिंकिंग कि पिछले साल ये कंट्रोल्स वीक थे, उसके एविडेंसेस आपके पास है, तो वो आप यूज कर सकते हो इस साल में. कि मतलब सबसे पहले आपके पास प्रीवियस ईयर की एविडेंसेस है कि कंट्रोल्स वीक है, तो सबसे पहले मैनेजमेंट के पास जाओ और उनको बोलो आपने कोई करेक्टिव एक्शंस लिए थे क्या, कंट्रोल्स वीक थे आपके. फिर मैनेजमेंट बोलेगा हाँ लिए थे, तो फिर आप उसके रिगार्डिंग एविडेंसेस लो. मैनेजमेंट बोलेगा नहीं लिए थे, तो आपका प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस काम आ रहा है ना आपको कि ठीक है तुमने करेक्टिव एक्शंस लिए ही नहीं, तो मतलब इस हिसाब से हम लोग अभी इस चीज में हम लोगों को ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, इस चीज के लिए ज्यादा टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले बार हमें ये प्रॉब्लम फेस हुई थी. समझ में? नेक्स्ट इज असर्टन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है? मतलब बेसिकली आपके
रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो आप लोग डिस्कस कर देते हो मैनेजमेंट के साथ कि देखो हमारा काम है, हमें इतना टाइम लगेगा, ये हमारा काम है, ये हमारा टाइम मतलब नेचर टाइम एंड एक्सटेंड, हमें इतना टाइम लगेगा ऑडिट वर्क कंप्लीट करने के लिए, ज़्यादा बड़बड़ नहीं करना, हमें लगेगा इतना टाइम कंप्लीट करने के लिए। तो यू कम्युनिकेट कि देखो हमें बेसिकली वी विल रिक्वायर दिस मच नेचर टाइम एंड एक्सटेंड हमारा है, उसके अलावा हमारा एक्सपेक्टेड टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्टिंग टाइमिंग ऑफ रिपोर्टिंग मतलब हम लोग प्रोबेबली जुलाई या अगस्त तक हम लोग आपको क्या कर देंगे, रिपोर्ट आपकी रेडी करके आपको दे देंगे। आप ये सब कुछ डिस्कस करो, मतलब सब कुछ बता रहे हो मैनेजमेंट को क्या कि हमें इतना टाइम लगेगा ऑडिट करने में, हम लोग आपको इस टाइप की रिपोर्ट देंगे, इस टाइप की, मतलब वहाँ पे आप ओपिनियन नहीं दे रहे हो कि हम आपको ये ओपिनियन देने वाले हैं, क्लीन ओपिनियन देने वाले हैं, मॉडिफाइड, वो नहीं डिस्कस करनी है आपको मैनेजमेंट के साथ कि आप किस तरह का ओपिनियन दे रहे हो। आपको मैनेजमेंट को बेसिकली बताना है कि ये टाइम तक आपकी ऑडिट रिपोर्ट हम आपको दे देंगे। ओपिनियन मैनेजमेंट को आपको डिस्कस करके कि मैनेजमेंट से आप बोलोगे कि हम आपको मॉडिफाइड देने वाले हैं, फिर मैनेजमेंट बोलेंगे नहीं ना अनमॉडिफाइड दे दो, फिर आप बोलोगे ठीक है सोचते हैं, ये नहीं करना है। आपको मैनेजमेंट को बस इतना बताना है कि आ जाएगा आपका ओपिनियन, आपको हम लोग ऑडिट रिपोर्ट आपको सबमिट कर देंगे बाय द एंड ऑफ अक्टूबर या जुलाई या जो भी है, ठीक है। एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन ऑन द स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क थ्रू आउट द ऑडिट, मतलब जैसे जैसे ऑडिट कंप्लीट हो रहा है मैनेजमेंट को बताते जाओ कि देखो अभी तक हमारा इतना काम हो चुका है, इतना और बचा है, जो भी है। एंड लास्ट में एंटिटीज टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग। इसके अलावा अपने टीम के साथ आपको डिस्कस करना है, ये तो आपने कंपनी के मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किया, खुद के टीम के साथ आपको क्या डिस्कस करना है, यही सारी चीज़ें कि भाई हम लोगों को ये टाइम तक कंप्लीट करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम मीटिंग लो, टाइम टू टाइम रिव्यू करो, ये सब कुछ आप एंगेजमेंट ऑडिट टीम के साथ डिस्कस करोगे। तो मैनेजमेंट के साथ आप डिस्कस करोगे वो अलग, और खुद की टीम के साथ भी थोड़े बहुत डिस्कशन करने होते हैं। नेक्स्ट फैक्टर्स इनटू टेकन इनटू कंसिडरेशन क्या है, कंसिडर द फैक्टर दैट इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट। कि हो सकता है स्ट्रैटेजी बनाने के टाइम पे आपको पता है कि कुछ चीज़ें कल चल के आएगी जहाँ पे शायद एंगेजमेंट टीम का ज़्यादा मेहनत लगेगी, ज़्यादा टाइम जाएगा, तो वो आप स्ट्रैटेजी उस हिसाब से ध्यान में रख के बनाओ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है कि कल चल के शायद ओनरशिप चेंज होने वाली है, या कल चल के शायद कोई न्यू लॉ इंट्रोड्यूस होने वाला है उस कंपनी के रिलेटेड, मतलब उस सेक्टर के रिलेटेड। तो आप अगर मेडिकल सेक्टर का ऑडिट कर रहे हो और आपको पता है कि कल चल के इसकी रिगार्डिंग कोई नया लॉ आने वाला है, अब वो नया लॉ आएगा तो ऑब्वियसली आपको लॉ के बारे में पहले समझना पड़ेगा, वो लॉ के रिगार्डिंग क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो समझनी पड़ेंगी, फिर उसके हिसाब से प्रोसीजर्स बनानी पड़ेंगी, फिर उसके हिसाब से मेंबर सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि कौन इस टीम मतलब हु विल हैंडल दिस पर्टिकुलर एरिया, फिर उसके हिसाब से आपकी प्लानिंग और चेंज होंगी, प्रोसीजर्स चेंज होंगे, टाइम लगेगा। तो आपको पता है ना कि ये चीज़ कल चल के होने वाली है, इसके लिए शायद एंगेजमेंट टीम का ज़्यादा एफर्ट लगने वाला है। तो स्टार्टिंग में ही स्ट्रैटेजी बनाने के टाइम पे वो सारी चीज़ें आप कंसिडर करके चलो, ठीक है। और वो कौन से एरियाज हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो गया, इंडस्ट्री रेगुलेशन चेंज हो गई, कोई न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आ गई, कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में चेंजेस आ गए, लीगल रिक्वायरमेंट में कोई चेंजेस आ गए। ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स है जहाँ पे द ऑडिटर और द एंगेजमेंट टीम मेंबर मे थिंक दैट कि बाकी लोगों का शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। सो ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करके चलो वाइल प्रिपेयरिंग द स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट इज कंसिडर द रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। जब आपने प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी की थी, मतलब एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस एनालिसिस, कॉम्पिटेंस, तब अगर आपको लगता है कि उस टाइम पे कुछ रिजल्ट्स आए थे जिसके कारण स्ट्रैटेजी को उस हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा, मतलब आपको तब समझ में आ गया कि मैनेजमेंट स्लो काम करती है, बहुत स्लो सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, तो आपको पता है कि अब ये होने ही वाला है, तो उस हिसाब से आप लोग क्या करोगे, स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करोगे। नेक्स्ट इज असर्टन द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। कितने रिसोर्सेज लगेंगे, क्या लगेंगे, वो सब आप डिसाइड कर लो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ISA 300। जब आप प्लानिंग डेवलप कर रहे होते हो तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है कि आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के हिसाब से भी प्लानिंग करो। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के हिसाब से प्लानिंग करने के बाद में जो आउटकम्स आए उसके बेसिस पे आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स बनाओ, और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए आप लोग क्या करोगे, कुछ असर्शंस कैलकुलेशन वगैरह करोगे, मतलब असर्शंस, अकाउंट बैलेंस, क्लासिफिकेशन, डिस्क्लोजर, उनको कितना टाइम देना है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप क्या करते हो, ऑडिट प्लान डेवलप करते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट ISA 300 विच इज़ प्लानिंग, ठीक है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपको कुछ डाउट है वगैरह है तो यू कैन प्लीज़ कमेंट
down below. I will try to solve as many doubts as possible. कुछ भी better करना चाहिए आपको है कि कुछ आप ये भी चीज़ें इंक्लूड करो, वो भी चीज़ें इंक्लूड करो. एनी इनपुट्स आर मोर देन वेलकम इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सी यू देन. ऑल द बेस्ट.